नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पे। अगर दोस्तों आप स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता, नेट या सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनसंख्या भूगोल पर में से लिया गया है और टॉपिक का नाम है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। देखिए, जो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत है वह मूल रूप से जन्म दर, मृत्यु दर तथा इन दोनों के अंतर के कारण होने वाली प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है उस पर आधारित है। क्या बोला हमने कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का आधार क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर। ठीक है, जन्म दर तथा मृत्यु दर। जन्म दर से तात्पर्य है किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित जनसंख्या का तात्पर्य प्रति 1000 की जनसंख्या पर होने वाले जन्मों की संख्या, और मृत्यु दर से तात्पर्य है प्रति 1000 की जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु से। ठीक है, तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का आधार क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर तथा इन दोनों के अंतर, जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर के कारण होने वाली जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का आधार है जन्म दर तथा मृत्यु दर एवं इन दोनों के अंतर के कारण जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से। ठीक है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के द्वारा हम किसी भी क्षेत्र की, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के द्वारा हम किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन कर सकते हैं तथा ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो ये सिद्धांत है जनांकीय संक्रमण का, इस सिद्धांत के द्वारा हम किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का क्या कर सकते हैं? वर्णन कर सकते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है तथा भावी जनसंख्या का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या कि हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के द्वारा किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का तो क्या कर सकते हैं? वर्णन कर सकते हैं तथा भावी जनसंख्या का क्या लगा सकते हैं? पूर्वानुमान लगा सकते हैं। और इस जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का आधार क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर एवं इन दोनों के अंतर के कारण होने वाली जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। ठीक है, इसके बाद ये जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है यह हमें क्या बताता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कोई समाज ग्रामीण, खेतीहर, अशिक्षित, 3 शब्द लिखे मैंने, कौन कौन से? जैसे ही कोई समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित से परिवर्तित होकर नगरीय, औद्योगिक, साक्षर समाज में बदलता है। क्या पढ़ा हमने? जैसे ही कोई समाज ग्रामीण, खेतीहर तथा अशिक्षित समाज से परिवर्तित होकर नगरीय, औद्योगिक तथा साक्षर समाज में बदलता है तो उस क्षेत्र की उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर
उस क्षेत्र की उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर भी जनसंख्या की निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में बदलती है। इस पर ध्यान दीजिएगा कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि जैसे ही कोई समाज, देखिए प्रारंभ में समाज किस रूप में होता है, ग्रामीण पृष्ठभूमि होती है, वहाँ पे क्या लोग करते हैं, खेती करते हैं, और वहाँ पे क्या होते हैं, लोग अशिक्षित होते हैं। तो जैसे ही कोई समाज ग्रामीण खेतीहर तथा अशिक्षित से परिवर्तित होकर नगरीय औद्योगिक तथा साक्षर समाज में बदलता है, तो उस क्षेत्र की जो उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर है वह निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर में बदलने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जनसंख्या का जो संक्रमण है वह विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा होता है। ठीक है, कोई एक अवस्था नहीं होती, बल्कि जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है वो क्या होता है, विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा परिवर्तित होता है, और इसे ही जनांकीय चक्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जनांकीय चक्र कहा जाता है। ठीक है, जो हमने पढ़ा इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि एक समाज है, यह समाज क्या है, ग्रामीण है। ठीक है, एक दूसरा अशिक्षित है, और तीसरा खेतीहर है। ठीक है, इसकी जनसंख्या में क्या हो रहा है, संक्रमण। जनांकीय संक्रमण। तो जनांकीय संक्रमण के पश्चात यह किस रूप में बदलता है, पहला नगरीय, दूसरा अशिक्षित से क्या हो जाएगा ये साक्षर, और तीसरा खेतीहर से क्या हो जाएगा ये औद्योगिक। ठीक है, तो जनांकी के संक्रमण क्या है, जनसंख्या की विशेषताओं का परिवर्तन होना है। जैसे ग्रामीण किसमें, नगरीय में, अशिक्षित से क्या हो गया साक्षर, तथा खेतीहर से क्या हो गया औद्योगिक हो गया। ठीक है, यह जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है यह विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा होता है, और इन अवस्थाओं को क्या कहा जाता है, जनांकीय चक्र। इसे क्या कहा जाता है, जनांकीय चक्र कहा जाता है। जब हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की बात करते हैं तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत मूल रूप से वर्ष 1929 में, ध्यान दीजिएगा किस वर्ष में, मूल रूप से वर्ष 1929 में WS थॉमसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको किसके द्वारा दिया गया, WS थॉमसन के द्वारा वर्ष 1929 में दिया गया। ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत में वर्ष 1945 में नेटोस्टिन, फ्रैंक नेटोस्टिन के द्वारा क्या किया गया, संशोधन किया गया। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में आपको दो नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, एक तो WS थॉमसन जिन्होंने मूल रूप से वर्ष 1929 में यह सिद्धांत दिया, तथा WS थॉमसन ने कब दिया अपना, 1929 में, और 1945 में फ्रैंक नेटोस्टिन में इसमें क्या किया, संशोधन किया। ठीक है, इनके द्वारा जो दिया गया सिद्धांत था उसमें बाद में कई भूगोलवेत्ताओं ने संशोधन किए, और अंत में जो सिद्धांत है उसमें हम पढ़ते हैं कि इसमें 3 अवस्थाएं तथा 5 प्रकार जनांकीय जो संक्रमण सिद्धांत है, इसमें 3 तो क्या है अवस्थाएं और 5 क्या है
प्रकार हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये सवाल भी पूछा जाता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं, तो कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं और कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और कौन कौन से प्रकार हैं, अब आगे हम इन्हें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अवस्था प्रथम और इसका प्रकार फर्स्ट। ठीक है, इस अवस्था की बात करें तो इस अवस्था में जन्म दर भी क्या है, उच्च, और मृत्यु दर भी क्या है, उच्च। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि इस अवस्था में क्या है, जन्म दर भी उच्च है तथा मृत्यु दर भी क्या है, उच्च है। ठीक है, ये दोनों ही 35 प्रति हजार तक पाई जाती है। जन्म दर भी उच्च है तथा मृत्यु दर भी उच्च है और ये दोनों ही क्या है, 35 प्रति हजार तक पाई जाती है। इस अवस्था में आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व तक विश्व के सभी देश थे। कितने वर्ष पूर्व तक, 300 वर्ष पूर्व तक सभी विश्व के देश थे। ठीक है, इसमें क्या होती है, जनसंख्या कम पाई जाती है और स्थिर पाई जाती है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो आज भी कुछ देश हैं जैसे कि कांगो हो गया, अंगोला हो गया, घाना हो गया, ये इसी अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें हम अवस्था द्वितीय। अवस्था द्वितीय का प्रारंभ औद्योगिक क्रांति के साथ माना जाता है कि जैसे ही औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ होता है, जो ग्रामीण और खेतीहर समाज है वह नगरीय और औद्योगिक समाज में परिवर्तित होने लग जाता है। ठीक है, चिकित्सीय सुविधाओं का क्या होता है, विस्तार और विकास होता है, जिसके कारण मृत्यु दर क्या हो जाती है, तेजी से कम हो जाती है। लेकिन जो जन्म दर है वह तेजी से कम नहीं होती है, बल्कि धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्रथम अवस्था में हमने क्या पढ़ा कि जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही क्या होती है, उच्च होती है। ठीक है, इस कितनी होती है, 35 प्रति हजार तक होती है और यहाँ पर विश्व के सभी देश थे कब, आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व तक विश्व के सभी देश इस अवस्था में थे। ठीक है, और वर्तमान की बात कर रहे हैं हम तो अफ्रीका के कई देश जैसे घाना हो गया, अंगोला हो गया इत्यादि देश इस अवस्था में स्थित है। किस अवस्था में, प्रथम अवस्था के प्रथम प्रकार में। द्वितीय अवस्था की बात कर रहे हैं तो द्वितीय अवस्था का प्रारंभ हमने क्या पढ़ा कि औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होते ही जो ग्रामीण तथा खेतीहर समाज था वह नगरीय तथा औद्योगिक समाज में परिवर्तित होने लग गया। चिकित्सा सुविधाओं का क्या हुआ, विकास हुआ, जिससे जो मृत्यु दर है उसमें क्या आती है, तेजी से गिरावट आती है और जन्म दर में धीरे धीरे क्या आती है, कमी आती है। तो जब द्वितीय अवस्था की बात करते हैं तो द्वितीय अवस्था का प्रकार सेकंड, प्रकार फर्स्ट हमने यहां पढ़ा, प्रकार सेकंड, इसमें क्या होता है, जन्म दर उच्च होती है लेकिन मृत्यु दर में क्या आती है, तेजी से कमी आती है। ठीक है, तो जन्म दर अभी भी उच्च है, लगभग 35 प्रति हजार तक ही होती है, लेकिन जन्म दर में क्या आती है, कमी आती है। और कितनी कमी आती है, ये लगभग 20 प्रति हजार तक बढ़ जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो द्वितीय अवस्था का द्वितीय प्रकार है इसमें जन्म दर तो उच्च रहती है तथा मृत्यु दर में क्या आ जाती है, तेजी से कमी आ जाती है और जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ये शब्द ध्यान रखिएगा, जनसंख्या
विस्फोट। यह प्रश्न व्याख्याता परीक्षा 2009 में पूछा गया था। क्या कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में आती है? तो किस अवस्था में आ रही है? द्वितीय अवस्था के द्वितीय प्रकार के अंतर्गत आती है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या क्या है, तेजी से बढ़ने लग जाती है। देखिए, जन्म दर उच्च है तो जनसंख्या वैसे ही बढ़ रही है, और मृत्यु दर भी क्या हो गई, तेजी से कम हो गई। इसके कारण क्या हो जाता है कि जनसंख्या एकदम तेजी से बढ़ती है और जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति आ जाती है। तो ये सवाल पे ध्यान दीजिएगा कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति किस अवस्था में आती है? तो द्वितीय अवस्था के द्वितीय प्रकार में आती है। ठीक है, इसके पश्चात हम बात करें प्रकार थर्ड का। अवस्था सेकंड ही चलेगी, इसका प्रकार थर्ड। जब हम तीसरे प्रकार की बात करते हैं तो इसमें भी क्या होती है, जन्म दर उच्च ही रहती है। ठीक है, जन्म दर उच्च रहने से तात्पर्य है कि जन्म दर में क्या आती है, कमी तो आती है लेकिन काफ़ी कम आती है। जन्म दर में कमी तो आती है लेकिन काफ़ी कम आती है, और जन्म दर लगभग 17 से 18 प्रति हजार तक रह जाता है। जबकि अगर हम बात करें मृत्यु दर की, तो मृत्यु दर दूसरे प्रकार में ही 20 प्रति हजार तक आ गई थी, तो इसमें और ज़्यादा कमी आ जाती है और यह कम होकर लगभग 13 से 14 प्रति हजार तक आ जाती है। क्या पढ़ा हमने कि तृतीय अवस्था में भी जन्म दर उच्च ही रहती है, जन्म दर में कमी आती है लेकिन काफ़ी कम आती है। और कितनी रहती है ये? 17 से 18 प्रति हजार तक रहती है। लेकिन जब हम मृत्यु दर की बात करते हैं तो मृत्यु दर कितनी कम होकर कितनी हो जाती है? 13 से 14 प्रति हजार तक रह जाती है। इसकी अगर हम बात करें तो जो हमारा देश है भारत, वह वर्तमान में इसी अवस्था में स्थित है। ठीक है, अवस्था की बात करें द्वितीय अवस्था, और द्वितीय अवस्था का कौन सा प्रकार की बात करेंगे तो हम तीसरे प्रकार में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा नेपाल इत्यादि भारत के पड़ोसी देश भी इसी अवस्था में स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद आता है प्रकार नंबर 4। ठीक है, प्रकार नंबर 4। जब हम प्रकार नंबर 4 की बात करते हैं तो इस अवस्था में जन्म दर भी क्या हो जाती है? निम्न, और मृत्यु दर भी क्या हो जाती है? निम्न हो जाती है। ठीक है, जन्म दर भी घटकर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और मृत्यु दर भी घटकर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसमें जो विश्व में के पश्चिमी देश हैं उसके अधिकांश देशों ने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, या फिर पश्चिम के जो देश हैं वो अधिकांश देश इस अवस्था में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या क्या होती है? अधिक होती है लेकिन क्या होती है? स्थिर होती है। क्यों? क्योंकि जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों क्या है? निम्न हो गई हैं। इसके कारण वृद्धि नहीं हो रही है, और वृद्धि नहीं हो रही है तो जनसंख्या क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। ठीक है, और अंतिम की बात करें तो अवस्था थर्ड और प्रकार 5। ठीक है, तीसरी अवस्था के 5वें प्रकार की बात करें तो यहाँ पर जन्म दर मृत्यु दर से भी कम हो जाती है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, जन्म दर मृत्यु दर से भी कम हो जाती है। किस अवस्था में? तीसरी अवस्था के 5वें प्रकार में जन्म दर मृत्यु दर से भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है?
ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था भी कहा जाता है। इसे ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो यूरोप के कुछ देश जैसे ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एशिया में जापान, इस अवस्था में पहुंच गए हैं। यहाँ पर जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जन्म हो नहीं रहे और मृत्यु दर भी क्या है, कम है। तो जनसंख्या धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। कौन सी अवस्था में? अवस्था तीसरी है और प्रकार पांचवा है। तो एक बार इसको वापस से समझिए, क्या पढ़ा हमने। इतना कठिन टॉपिक है नहीं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि और कंफ्यूज नहीं होना है। अवस्था फर्स्ट, इसका प्रकार फर्स्ट। इसमें क्या था, जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर भी क्या है, उच्च है। ठीक है। अवस्था सेकंड, प्रकार सेकंड, इसमें जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर में तेजी से गिरावट होती है। इसे क्या कहा गया था, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति। ठीक है। इसके बाद बात करी हमने प्रकार थर्ड, इसमें जन्म दर उच्च ही रहती है जबकि मृत्यु दर क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। ठीक है। और इसमें से जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है, भारत इसी प्रकार में स्थित है। ठीक है। प्रकार से तात्पर्य है यहाँ पे स्टेज। इसके बाद हम बात करें प्रकार फोर्थ, इसमें जन्म दर क्या हो जाती है, न्यून हो जाती है और मृत्यु दर भी क्या हो जाती है, न्यून हो जाती है। और पश्चिमी के जो देश हैं वो अधिकांश देश इस अवस्था में आ चुके हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, चाइना इत्यादि जो विकसित देश हैं वो सभी इस अवस्था में आ चुके हैं। और भारत के बारे में यह अनुमान लगाया गया है कि भारत 21वीं शताब्दी के मध्य तक इस अवस्था में पहुंचेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अवस्था थर्ड, प्रकार फिफ्थ, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीज जो सवाल पूछा जा सकता है वो क्या है, जन्म दर मृत्यु दर से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसे क्या कहा जाता है, ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था। इस अवस्था में क्या हो जाता है, उन देशों की जनसंख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो जापान हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया और जर्मनी हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक है जिसमें हमने क्या पढ़ा, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, कि किस प्रकार से एक ग्रामीण खेतीहर तथा अशिक्षित समाज के एक नगरीय शिक्षित तथा औद्योगिक समाज में परिवर्तित होने पर जो उच्च जन्म दर है तथा उच्च मृत्यु दर है वह निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जब हम सिद्धांत की बात करते हैं तो मूल रूप से इस सिद्धांत को वर्ष 1929 में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया,
WS थॉमसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, और फ्रैंक नटस्टिन ने वर्ष 1945 में इसमें क्या किया, संशोधन किया। कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाओं की बात करते हैं। कितने प्रकार, 5 प्रकार की हम इसमें बात करते हैं। प्रथम में जन्म तथा मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। द्वितीय में जन्म दर उच्च होती है और मृत्यु दर में तेजी से क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तृतीय जो प्रकार है उसमें जन्म दर उच्च ही रहती है और मृत्यु दर क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। चतुर्थ में क्या हो जाता है, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों न्यून हो जाते हैं। और जो 5वां प्रकार है उसमें जन्म दर मृत्यु दर से भी काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आप पढ़िएगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत या समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।